नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप सर्वे के नाम से सुने होंगे कि बिहार में जो है ज़मीन सर्वे होने वाला है। तो ये एक फॉर्म होता है पपत्र 2। तो इसको फॉर्म को जो है भरना बताएगा, हम नहीं बताएंगे आपको। एक कानूनगो सर जो सरकारी कर्मचारी है उसके माध्यम से आप इस वीडियो को देखें और उसके माध्यम से आप प्रपत्र 2 भरना सीखें। ठीक है, तो हम आपको वीडियो के लास्ट में मिलते हैं। ठीक है। एक 3 पेज का आप लोगों को अभी फॉर्म उपलब्ध करवाया जाएगा। आपके गांव में जेरोक्स की दुकान होगी, वहां पे हम उपलब्ध करवा देंगे। सभी लोग उसका एक एक फोटोकॉपी ले लीजिएगा। वो 3 पेज के फॉर्म को आप लोगों को फिल करना है, अपने जमीन का सारा ब्यौरा उसमें डालना है और डालने के बाद जो भी आपके पास उस जमीन का प्रूफ होगा, जो प्रमाण होगा, उसकी फोटोकॉपी उसमें लगाइएगा। आधार कार्ड सभी लोगों के पास होगा, आधार कार्ड की एक फोटोकॉपी लगाइएगा और उसको मेरे शिविर कार्यालय यानी कि जो सर्वे ऑफिस है, वो आपको अंचल जो आपका प्रखंड है, बोखरा प्रखंड, वहां पर सर्वे ऑफिस बनी है, वहां पे लाके आप लोगों को जमा करना पड़ेगा। वो एक तरह का प्रूफ है कि आप जो जमीन धारित करते हैं या जो जमीन आपके पास है, चाहे वो खतियानी जमीन हो या आपका पर्सनल केवाला कराया हुआ जमीन हो या आपके पूर्वजों के द्वारा केवाला कराया हुआ जमीन हो, वो सारे जमीन का ब्यौरा आप जो उपलब्ध करवाएंगे और उसी के अनुसार फिर आगे की प्रक्रिया, सर्वेक्षण की प्रक्रिया चलेगी। वो 3 पेज का फॉर्म जो है वो मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को कि भरना कैसे है। उसमें देखिए 2 तरह का फॉर्म आता है, 3 पेज का फॉर्म है और उसमें 2 तरह का फॉर्म रहता है। एक कहलाता है फॉर्म 2, जिसको हम लोग पद 2 बोलते हैं, फॉर्म 2 प्रपत्र 2 बोलते हैं, और एक है फॉर्म 3-1 जिसको प्रपत्र 3-1 बोलते हैं। 2 तरह का फॉर्म आप लोगों को लेना है। उसमें प्रपत्र 2 फॉर्म जो है उसमें सबसे पहला कॉलम ऊपर में आप लोग देखिएगा कि सबसे पहला कॉलम जो होता है उसमें लिखा होगा राजेश ग्राम का नाम। ये देख लिए, ये फॉर्म है जो फॉर्म 2 कहलाता है। इस तरह का फॉर्म आप लोगों को मिलेगा, ये फॉर्म 2 कहलाता है। इसमें सबसे ऊपर में नाम लिखा रहता है राजेश ग्राम का नाम। राजेश ग्राम का मतलब कि जिस राजेश ग्राम में, जिस गांव में आपकी जमीन है, उस गांव का नाम लिखना है। जैसे आपका भौड़ एक राजेश ग्राम है, तो भौड़ राजेश ग्राम अगर है तो यहाँ पे आपको भौड़ लिखना है। वाजिदपुर गुरहल अगर राजेश ग्राम है तो वाजिदपुर गुरहल लिखना है। इसी तरह जो भी आपका राजेश ग्राम है वो राजेश ग्राम का नाम यहाँ पे लिखाएगा पहला कॉलम में। ऊपर में देख लीजिए, यहाँ पे राजेश ग्राम का नाम लिखना है। उसके बाद है थाना नंबर। हर एक राजेश ग्राम का एक थाना नंबर होता है जो आप लोगों को पता ही होगा, और अगर पता नहीं है तो हमसे संपर्क कर लीजिएगा, हम बता देंगे। उस राजेश ग्राम का थाना नंबर लिखना है। तीसरा ऑप्शन है हल्का नंबर। हल्का नंबर आप लोगों को छोड़ देना है, ये पहले यूज होता था जब जमाबंदी वगैरह में इसका इस्तेमाल होता था। इस बार हल्का नंबर का कोई मतलब नहीं है, तो ये आप लोग छोड़ दीजिएगा। चौथा कॉलम है पुलिस थाना। आपका थाना कहाँ है, जो पुलिस थाना होता है वो थाना कहाँ है, वो बोखरा है आप लोगों का, बोखरा लिख दीजिएगा। अंचल बोखरा है तो वहां पे भी बोखरा लिख दीजिएगा, और जिला आपका सीतामढ़ी है तो वहां पे सीतामढ़ी लिख दीजिएगा। उसके नीचे कॉलम बना हुआ है, टोटल 11 कॉलम है, और उस कॉलम में पहला कॉलम जो है वो है रैयत का नाम, सह हिस्सेदार का नाम एवं पिता का नाम। रैयत बोलते हैं हम उस आदमी को जो किसान उस जमीन को जोत रहा हो। जो जमीन वो जोतता है उस आदमी को हम लोग सर्वे के लैंग्वेज में रैयत बोलते हैं। तो रैयत का नाम का मतलब ये हुआ कि जो वर्तमान में, जो हाल में उस जमीन को जोत रहा है, आबाद कर रहा है, उस आदमी का नाम वहां पे लिखाएगा। इसमें 2 केस बनता है। पहला ये केस कि किसी एक आदमी की वो जमीन होगी, किसी एक आदमी की जमीन होगी तो वहां पे एक आदमी का नाम लिखाएगा। लेकिन अगर वही जमीन खतियानी जमीन है आप लोगों की, या आपके पूर्वजों के नाम पे जमीन है और उसका अभी तक बंटवारा नहीं किया गया है, तो सारे भाई के द्वारा मिलके उसको जोतकोड़ किया जा रहा है, तो जितने भाई के द्वारा जोतकोड़ किया जाएगा वो सारे भाई का नाम यहाँ पे दर्ज होगा। अगर एक आदमी जोत रहा है तो एक आदमी का नाम, और अगर 2-4 भाई मिलके उसको जोतकोड़ रहे हैं तो 2-4 भाई सबका नाम दर्ज होगा, और उसके नीचे आपके पिताजी का नाम दर्ज होगा। पहला कॉलम ये है कि रैयत का नाम, सह हिस्सेदार का नाम और उनके पिता का नाम। तो एक आदमी अगर उसको जोत आबाद कर रहा है तो एक आदमी का नाम लिखिए, अगर अलग से हिस्सेदारी आपको मिली हुई है तो एक आदमी का नाम लिखिए, और अगर
4 भाई, 3 भाई, 5 भाई जो भी हैं वो सारे मिलके उसको जोताबाद कर रहे हैं, तो सारे भाइयों का नाम वहां पे दर्ज होगा और सबसे नीचे आपके पिताजी का नाम दर्ज होगा। दूसरा कॉलम जो है वो है अस्थाई पता। अस्थाई पता का मतलब होता है कि जहां आप घर बनाकर रह रहे हो, जहां पे आप हमेशा के लिए रहते हो। ऐसा भी केस बनता है कि आपकी जमीन हो सकता है 2 से 3 गांव में हो, एक गांव में भी है, दूसरे गांव में भी है, तीसरे गांव में भी है, लेकिन आपका जो अस्थाई पता होगा, जो घर होगा, वो हमेशा एक जगह पर होगा। तो अस्थाई पता आप सेम लिखिएगा, लेकिन अगर आपकी जमीन 2 गांव में है तो आपको इस तरह का 2 फॉर्म भरना पड़ेगा। हर गांव के लिए अलग अलग फॉर्म आता है, ठीक है। जैसे बाजितपुर गरौल है तो गरौल के लिए अलग फॉर्म भरिएगा, भौर है तो भौर के लिए अलग फॉर्म भरिएगा। तीसरा कॉलम है खाता नंबर। खाता नंबर, हर एक जमीन का एक खाता नंबर होता है जो आपके पेपर पे लिखा रहेगा, वहां से देख के यहाँ पे खाता नंबर लिखिएगा। चौथा कॉलम है खेसरा नंबर। खेसरा नंबर का मतलब खेत का नंबर, ये भी आपके पेपर पे दिया हुआ रहेगा और उसको भी देख के आप लोग यहाँ पे दर्ज कर सकते हैं। पांचवा कॉलम है रकबा। रकबा आपको एकड़ और डिसमिल में डालना है। रकबा का मतलब होता है एरिया, कितना जमीन है आपके पास कुल, वो चीज यहाँ पे लिखना है। बहुत सारे लोग के पेपर पे कट्ठा में जमीन लिखा होगा, ठीक है, या फिर आप लोग जो आपसी बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं वो कट्ठा में लिखते हैं, तो वो कट्ठा आप लोगों को नहीं इस्तेमाल करना है, आप लोगों को इस्तेमाल नहीं करना है, इसमें नहीं लिखना है। इसमें जो भी लिखिएगा आप लोग वो डिसमिल में लिखिएगा, ठीक है। वो आपके पेपर पे लिखा ही रहता है, बहुत सारे पेपर पे कट्ठा और डिसमिल 2 लिखा रहता है, तो आपको यहाँ पे डिसमिल में लिखना है या एकड़ में लिखना है। अगर जमीन आपकी एकड़ में पुड़ती है तो एकड़ में लिखिए, और अगर डिसमिल में पुड़ती है तो डिसमिल में लिखिए। उसका अगला कॉलम है चौहद्दी। चौहद्दी में एक चीज ध्यान ये रखना है कि चौहद्दी जो होती है वो आपके पेपर पे कुछ और होगी और वर्तमान चौहद्दीदार आपके कोई और होंगे। जैसे आप आज से 10 साल पहले केवाला लेते हैं और 10 साल पहले वाले केवाला पे जो चौहद्दीदार का नाम है वो चौहद्दीदार हो सकता है वर्तमान में बदल गया होगा। जो आपके बगल में जिनकी जमीन थी वो भी उस जमीन को खरीद बिक्री कर लिए किसी और के हाथ, तो वो चौहद्दीदार आपके बदल गए होंगे। तो जो पेपर पे चौहद्दीदार हैं उनके नाम से उनका नाम यहाँ पे दर्ज नहीं होगा, बल्कि आपके जो वर्तमान चौहद्दीदार हैं, अभी आप अपने खेत पे चले जाइए और खेत के चारों तरफ देख लीजिए, उत्तर, पूरब, दक्षिण और पश्चिम, ये चारों तरफ आप देख लीजिए कि किसकी जमीन है। तो जो वर्तमान में उसको जोत आबाद कर रहा है, जिसके दखल कब्जे में वो वर्तमान में है, उस आदमी का नाम, उस किसान का नाम यहाँ पे चौहद्दी में दर्ज करना है। वर्तमान स्थिति के हिसाब से चौहद्दी यहाँ पे दर्ज होगी। 7वां कॉलम है किस्म जमीन। किस्म जमीन का मतलब हो गया कि जमीन का उपयोग किस तरह किया जा रहा है। जिस तरह से भी आप जमीन का उपयोग कर रहे हैं वो किस्म जमीन हो जाएगी। जैसे अगर किसी जमीन पे घर बना के रह रहे हैं तो घरारी की जमीन कहलाती है। तो अगर घर वाली जमीन है तो किस्म जमीन में घरारी लिखाएगा। खेती करते हैं किसी जमीन में, कोई फसल उपजाते हैं तो वो कृषि वाली जमीन कहलाती है, जिसको कृषित बोलते हैं। तो अगर किसी जमीन पे आप लोग खेती कर रहे हैं तो वहां पे लिख दीजिए कृषित जमीन, ठीक है। वैसे ही बहुत सारे लोग होंगे जो अपने जमीन में तालाब वगैरह खुदवाए होंगे मछली पालन करने के लिए, ठीक है। तो अगर पोखर वगैरह बनाए हुए, तालाब बनाए हुए हैं तो वहां पे तालाब या पोखर लिख दीजिए। बहुत सारे लोग होंगे जो अपनी जमीन पे आम बागान, लीची का बागान, इस तरह का गाछी वगैरह लगाए होंगे, ठीक है। तो अगर इस तरह का कोई गाछी है तो वहां पे गाछी या बागीचा लिख सकते हैं। तो ये उपयोग किस तरह से आप जमीन कर रहे हैं वो उपयोग के हिसाब से यहाँ पे किस्म जमीन दर्ज करना है। तो जैसा आपके पास जमीन है, जिस जमीन का उपयोग जिस तरह से हो रहा है वैसा आप किस्म जमीन में दर्ज करेंगे। 8वां कॉलम है लगान। लगान का मतलब हुआ कि जो आप सरकार को टैक्स पे करते हैं अपनी जमीन का, जो लगान देते हैं सरकार को, वो लगान कितना आपका लगता है सालाना, वो लगान यहाँ पे दर्ज करना है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके नाम पे अभी दाखिल खारिज नहीं हुआ होगा या उनके नाम से रसीद नहीं कटता होगा, तो वैसे लोग इस कॉलम को खाली छोड़ सकते हैं। ये कॉलम कंपलसरी नहीं है। कॉलम नंबर 8 और 9 जो है ये कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। अगर आपके पास उपलब्ध है तो यहाँ पे भर दीजिए, उपलब्ध नहीं है तो इसको खाली छोड़ सकते हैं। 8 में आपका लगान है और 9 में है जमाबंदी संख्या। जमाबंदी संख्या भी तभी आएगी जब आपका दाखिल खारिज आपके नाम से होगा। तो अगर जमाबंदी संख्या आपको उपलब्ध है, आपके पास है, तो वहां पे लिख दीजिए, अगर नहीं है तो उसको खाली छोड़ सकते हैं। 10वां कॉलम है भूमि पे दावा का आधार। ये सबसे बड़ी चीज है किसी भी जमीन के लिए।
कि आप जो जमीन पे कब्जा दिखा रहे हैं, जो जमीन का ब्यौरा यहाँ पे आप भर रहे हैं, उस जमीन पे दावा का आधार क्या है, किस आधार पे आप दावा कर रहे हैं कि वो जमीन आपकी है। तो दावा के आधार में 3-4 तरह का पेपर आता है। इस पेपर के आधार पे आप दावा कर सकते हैं किसी जमीन पे। सबसे पहला जो आधार होता है, जो महत्वपूर्ण आधार है किसी जमीन का, वो है खतियान। यानी कि जो 1960 के दशक में आप लोगों का गांव का खतियान बना हुआ है, वो खतियान के बेस पे कोई भी जमीन पे जी हाँ दोस्तों, आपको ने एक यानी कि कानून गोंड सर ने जो समझाया आपको कि ये कौन सा ज़मीन है, खतियानी ज़मीन है, केवाला ज़मीन है या कोई दान में आपको ज़मीन दिया है, कैसे ज़मीन दिया है, तो आपको जो है 10वां कॉलम में इस तरह का भरना है। अगर आपका खतियानी ज़मीन है तो उसको वहाँ भरना है, अगर केवाला वाला ज़मीन है तो केवाला वाला भरना है आपको। और अगर आपका ज़मीन यानी कि ज़मीन का किस्म पूछा गया है कि आपको अगर कोई दान में ज़मीन मिला है तो इस ज़मीन का यानी कि भर देंगे। और दूसरा यानी कि 11वां कॉलम में अगर कोई केस चल रहा है इस यानी कि ज़मीन में, तो वो 11 नंबरवां कॉलम में यानी कि क्या करेंगे, यानी कि आप क्या करेंगे, भर देंगे, ठीक है। तो आपने यानी कि आई होप कि भरना सीख गए होंगे, क्या भरना सीख गए होंगे, प्रपत्र 2 भरना सीख गए होंगे। और उसके 11 नंबर कॉलम में इसलिए लिया जाता है कि अगर केस चल रहा है तो वो खतियान में केस वाला भी चढ़ जाएगा और केस नंबर भी आप उसमें दे दीजिएगा तो आपका पता